जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, नोवा एक लड़की का गाना सुनने के लिए एक मेंशन में आ जाता है, पर वहां पर कुछ बदमाश एलिचे पर जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसके डैड ने उनसे काफी ज्यादा कर्ज ले रखा था, इसलिए वो उसकी बॉडी से फायदा उठाने के बारे में सोचते हैं। पर वहां पर नोवा के होने की वजह से वो लोग ऐसा नहीं कर पाते, यहाँ तक कि वो एक प्रिंसेस के बारे में सब लोगों को मालूम पड़ चुका था। साथ ही साथ हमने एपिसोड के लास्ट में ये भी देखा था कि नोवा की मुलाकात एट प्रिंस ऑक्सर एरेरेट से हो जाती है, जिसको ट्रेजर हंट करना काफी ज्यादा पसंद है। और उनके साथ घूमते घूमते नोवा को एक ग्रीमोर मिल चुकी थी जिसमें एक सोर्सरर की स्पिरिट कैद थी, लेकिन नोवा अपनी जबरदस्त पावर को दिखाते हुए उसको एक ही बारी में डिस्ट्रॉय कर देता है। नोवा की ऐसी पावर को देखकर एक शॉप का ओनर एलन पार्ट्सले इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, इसलिए वो उसको अपनी शॉप में लाते हुए एक रिंग दिखाता है जिसमें बेमिसाल पावर थी। उसकी पावर को देखने के बाद नोवा को वो रिंग काफी ज्यादा पसंद आ चुकी थी, इसलिए ऑस्कर उसके लिए खरीद लेता है। साथ ही साथ हमने एपिसोड के लास्ट में ये भी देखा था कि एक बदमाश ने नोवा पर हमला कर दिया था, जिसको नोवा संभालने के बाद एलिचे का गाना सुनने के लिए चला जाता है। और वहाँ पर हो रहे एलिचे के अत्याचारों को देखकर नोवा वहाँ के ओनर को काफी बड़ी रकम चुका देता है। इससे क्या होगा कि ऐसे बदमाशों को यहाँ पर आना बंद हो जाएगा। अब आगे एपिसोड 3 की शुरुआत में वहाँ की मेड नोवा को तैयार करते हुए पूछती है क्या ये टाइट तो नहीं है, जिसके लिए नोवा मना कर देता है। तभी वहाँ पर एवली नाते के साथ नोवा से कहती कि तुमसे मिलने के लिए एक गेस्ट आया है। ये बात सुनकर नोवा उसका नाम लेते हुए बताता है डैड मारने हो जाएगा गवर्नर जनरल। अरे याद आया, वह मेरी जागीर का उभरता हुआ आदमी है, इसलिए उसको अंदर आने दो, मैं उससे खुद ही मिलने जा रहा हूँ। जिसके लिए एवलिन तैयार हो चुकी थी। तभी हमें एक लड़की बताती कि रॉयल फैमिली के प्रिंस को मैनर देने का रिवाज है ताकि वह गवर्नमेंट मामलों के बारे में सीख सके। इसी वजह से हर मैनर के लोग अपने प्रिंस को जो उनके मास्टर के तौर पर काम करता है उन्हें किंग की तरह सम्मान देते हैं। इसी वजह से यह लड़का जिसका जन्म अल्मेरिया में हुआ था लेकिन अब वह होलजॉय नाम की जगह पर काम करता है। इसके बाद यासिन उसी कमरे की तरफ आ गया था जहाँ पर वो बंदा नोवा से मिलने के लिए आया है, और ये बंदा होलजॉय का गवर्नर जनरल डैड मार्ले है। साथ ही वो उसको बताता है आपकी रॉयल प्रेजेंस में खड़ा होना सच में बहुत खुशी की बात है। ये बात सुनकर नोवा कहा कि ऐसी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए बैठ जाओ, और ये दूसरी बार है जब हम मिले हैं। जिस बात पर एग्री करते हुए डैड मार्ले का कहना है मैंने करीब 1.5 साल पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया था जब एम्पर ने मुझे गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंट किया था। वो बात सुनकर नोवा बोलता है कि कैसे चल रहा है। जहाँ तक मुझे याद है तुमको होलजॉय में बाढ़ कंट्रोल करने का इंपीरियल ऑर्डर दिया था और मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि यह ठीक नहीं चल रहा है। फिर वो अपने मन में कहने लगा होलजो एक बड़ी नदी के मोड़ पर अनाज पैदा करने वाला एक उपजाऊ इलाका है, लेकिन कभी कभी वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। इसी वजह से एम्परर ने अल्मेरिया के मार्ले को जो वाटर क्लैन का घर हुआ करता था उसे चलाने के लिए अपॉइंट किया, इस उम्मीद में कि वह इसे स्टेबल कर पाएगा। जो सब सोचने के बाद वो उससे पूछता कि तो फिर प्रॉब्लम क्या है। इस पे वो बताने लगा खैर हमें कोई फंडिंग हासिल नहीं हुई है और हम उस अमाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो हमारे पास है। जो सुनकर नोवा कहता है फंडिंग तुम्हारे पास जरूर होगी क्योंकि यह इंपीरियल ऑर्डर था। उसकी इस बात पर मार्ले बताता कि हाँ ऐसा था, लेकिन होम मिनिस्ट्री बहाने बनाता रहता है। जिस पर नोवा वहाँ से जाने लगा, साथ ही वो उसको अपने पीछे आने को कहता है। इसके बाद यहाँ से एक कैसल की तरफ आ गया था जहाँ पर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मैवरिक पूछता है प्रिंस नोवा इस अचानक मुलाकात की वजह क्या है। ये बात सुनकर नोवा कहता कि मार्ले ने मुझे बताया कि तुम उसके फंड के डिस्ट्रीब्यूशन में देरी कर रहे हो। इस पे मैवरिक बता देता है कि मैंने निश्चित रूप से ऐसा नहीं किया है। इस बात पर नोवा कह रहा था तो फिर तुम उसके पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। जो सुनने के बाद मार्वरिक अपना मुंह पोंछते हुए बोलता कि दरअसल इसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नोवा कहता है कि अगर तुम ऐसा कहने वाले हो कि बच्चा नहीं समझेगा तो चुप रहो। फिर वह कुछ देर सोचने के बाद कह रहा था लेकिन बेशक मैं इतनी बदतमीजी वाली बात नहीं कहूँगा, पर पिछले साल होलजोए को एक बार फिर से बाढ़ से नुकसान हुआ था, लेकिन हमारे ऑनेस्ट एम्परर का दिल उनके लिए इतना दुख रहा था कि उन्होंने पूरे 1 साल के लिए टैक्स में छूट दे दी। जो सुनकर डैड मार्ले अपने मन में कहता बात हमेशा यहीं पर आकर रुक जाती है। दूसरी तरफ मैवरिक का कहना है इसका मतलब है कि उनके पास टैक्स का बचा हुआ पैसा है और मनी और फाइनेंस की राय है कि उन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब समझे। ये बात सुनकर नोवा कहता है अच्छा ऐसा है, वैसे क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जबकि नोवा बता रहा था वहाँ बाढ़ आई थी इसलिए एम्परर ने उन्हें टैक्स में छूट दी थी। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। यह उनकी अच्छाई थी, लेकिन यही इस मुद्दे की जड़ है। तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे उनके पास वह पैसा हो। मैं फिर से पूछता हूँ क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। साथ ही साथ वो बंदा उसकी बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि मावरिक कहता है मेरा मतलब वो नहीं था। खैर सच तो यह है कि मैं अभी उन्हें पैसा नहीं भेज सकता। अब ये सुनकर नोवा इसका रीजन पूछता है, जिस पर मैवरिक बताने लगा आपको एम्परर के समर रिट्रीट बनाने के प्लान के बारे में पता है ना। यहाँ तक कि एम्परर अब यंग नहीं रहे इसलिए उनको अपनी हॉट समर इन दी कैपिटल में नहीं बनानी चाहिए, पर ऐसी जगह पर थोड़ी ठंडी हो सकती है। लेकिन हालांकि यह सिर्फ आराम करने की जगह है, इसी वजह से यह एम्परर के इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सही है। इसलिए जाहिर है ये एक
इंपीरियल कैसल होगा। सीधे शब्दों में कहे तो हमें एक ऐसी कंट्री बनाना होगा जिसे वे अपना विला कह सके और इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। अब ये सुनकर डैड मार्ले को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर मैवरिक कहता है अब आप समझ ही रहे होंगे, हम एम्परर को बस इतना ही दे सकते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नोवा उसे साइलेंस रहने को कहकर बोला, तुम इंपीरियल फैमिली के खिलाफ सीरियस क्राइम कर रहे हो और इस बाढ़ वाले इलाके को बाढ़ कंट्रोल की जरूरत है, लेकिन हम एक विला बना रहे हैं इसलिए हम पैसा नहीं दे सकते। तुम मुझे यही बता रही हो, क्या तुम मेरे फादर को बेवकूफ समझते हो? ये बात सुनकर मैवरिक काफी ज्यादा घबराते हुए बताता कि मुझे गलत मत समझो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। जिसका जवाब देते हुए नोवा बताता है फिर फंड को बांट दो, क्या मैं खुद जाकर एम्परर से रिक्वेस्ट करूं? जिस पर मैवरिक डरते हुए बोला बिल्कुल नहीं, मैं तुरंत होलजॉय को फंडिंग दूंगा। यहाँ तक कि वो अपने साथियों से भी कहता है और तुम लोग यूं ही खड़े मत रहो और इसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डैड मार्ले का कहना है क्या शानदार यंग मैन है, उसने बिना कुछ किए फाइनेंस मिनिस्टर को मना लिया। मुझे आपकी तारीफ करनी चाहिए, जिस तरह आप बातचीत करते हैं वह कमाल का है। आपने अपनी जुबान की महारत से उसे अपनी गलतियों और कंट्राडिक्शन में फंसा दिया। मुझे शर्म आ रही है कि मैं इतना बेवकूफ था कि मैंने तुम्हें इस हालात में डाल दिया और फिर तुमने अपनी बातों का शानदार हमला किया। जो सुनकर नोवा अपने मन में कहता है मैं समझा, उसे लगा क्योंकि मैं एक प्रिंस हूँ इसलिए वह मेरा इस्तेमाल करके अपनी मांगे मनवा सकता है। फिर वो उसके सामने झुकते हुए कह रहा था मैं आपके सामने झुकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता और मैं जल्द ही वापस जाकर बार कंट्रोल के उपाय शुरू करूंगा। अगले सीन में वो बंदा उससे गुड बाय लेते हुए वहाँ से चला गया था। तभी वहाँ पर एक बंदा आते के साथ उसके सामने झुकते हुए कहता है मैं 13th प्रिंस के लिए एक मैसेज लेके आया हूँ और मैजेस्टी ने आपको बुलाया है, वह चाहते हैं कि आप आकर उनसे पर्सनल रूप से मिले। तब यहाँ सीन कट होकर कैसल की तरफ आ गया जहाँ पर मैजेस्टी फुआरों के सामने कबूतरों को दाना चुका रहे थे। साथ ही साथ वहाँ पर नोवा पहुँचने के साथ कहता है मैं नोवा एरेरेट हूँ और मैं आपके बुलावे पर यहाँ पर आया हूँ। उसकी इस बात पर मैजेस्टी बताते कि अरे तुम यहाँ पर आ गए और तुम रिलैक्स कर सकते हो। साथ ही मुझे यह कहकर शुरुआत करने दो कि बहुत बढ़िया, मैं होलजॉय के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि तुमने मार्वरिक को बुरी तरह से हरा दिया। ये बात सुनकर नोवा अपने मन में कहता है कि ये तो अभी अभी हुआ, तो उनको कैसे पता चल गया? दूसरी तरफ मैजेस्टी का कहना है इन्फॉर्मेशन एक वेपन है और इसे चमका कर रखने की हैबिट तुमको डाल लेनी चाहिए। इस बात पर नोवा कह रहा था हाँ मैजेस्टी, लेकिन मैंने वही किया जो करना चाहिए था। इस पे मैजेस्टी बताते हैं सच में, लेकिन जो चीज नेचुरल रूप से आती है वह आसानी से नहीं मिलती। इसी वजह से ऐसे बहुत से चालाक लोग हैं जो चापलूसी करना जानते हैं और बहुत कम लोग नेचुरल सहजता से सही काम कर पाते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हुए उसके सर के ऊपर अपना हाथ धरने के साथ कहते हैं महज 6 साल के लड़के के लिए यह बहुत ही इम्प्रेसिव है। पर नोवा उन्हें घूर घूर कर देख रहा था, जो देखकर मैजेस्टी उसे खड़ा होने के साथ बताते हैं तो अब लेविथान ऐसा देखता है, मैं समझा तो सच में वह इतना छोटा है। उनकी इस बात पर एग्री करते हुए नोवा अपने मन में बोला बेशक मेरा मैंसर भी उनके इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के दायरे में होगा। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था तभी मैजेस्टी का कहना है ये सोचना कि तुमने उस मैजिकल सोर्ड पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, खासकर उसके डार्क हिस्ट्री को देखते हुए यह सिर्फ कमाल ही कहा जा सकता है। फिर हम उस सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर नोवा की सोर्ड ने वहाँ पर तबाही मचा दी थी। तभी नोवा अपने मन में कहता है अगर मैंने उस समय इसे नहीं रोका होता तो वह भीड़ भाड़ वाली जगह में सभी को मार डालती। और क्या कहा, डार्क हिस्ट्री है ना। जिसके बाद मैजेस्टी बताना शुरू करते हैं इसे चलाने की टेक्निक को सीखना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने सोर्डमैनशिप सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर को यहाँ पर बुलाया है। फिर हम उस सोर्डमैन की तरफ आते हैं जो उनके सामने झुका हुआ था, जबकि मैजेस्टी बता रहे थे डैमियन नोबल नोबल किंगडम का सबसे ग्रेटेस्ट सोर्डमैन है ये और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो तो उससे सीख सकते हो। जिसके बाद डैमियन खड़ा होने के साथ बताता है अगर आप इजाजत दे तो मैं अभी एक मुकाबला करना चाहूंगा एक ऐसे बच्चे के साथ जिससे अभी कुछ नहीं पता। और चिंता मत करो, मैं सिर्फ उसकी काबिलियत देखूंगा, उसकी टेक्निक नहीं। जबकि नोवा अपने मन में कह रहा था उन्होंने मेरे फादर को मना लिया और उसे उन पर पूरी तरह से भरोसा है। दूसरी तरफ डैमियन अपने सोर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि अगर आप इजाजत दे तो अब आप जिस तरह चाहे मुझसे बात कर सकते हैं। जो सुनकर नोवा फाइट के लिए एकदम तैयार हो चुका था और वो अपने सोर्ड को बाहर निकालने ही वाला था तभी उसकी सोर्ड अजीब सी हलचल करने लगती है। इस बात का एहसास नोवा को भी हो चुका था, पर वो अपनी सोर्ड बाहर की तरफ निकालते हुए उन पर अटैक कर देता है, लेकिन डैमियन उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। जो देखेगा नोवा पीछे हटते हुए अपने मन में कहा लेवितान की यादें मुझ में समा रही है, इसी वजह से इसके पिछले ओनर्स की मेमोरीज के बारे में मुझे पता चल रहा है। पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, यहाँ तक कि उसने उस पर अटैक कर दिया था, जिसको डैमियन ब्लॉक करने के साथ कहा ये इतना बुरा नहीं है। पर अब ये सुनकर नोवा को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो उसकी सोर्ड पर एक जोरदार हिट करने के साथ उसको उसकी सोर्ड से अलग कर चुका। अब ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, जबकि नोवा अपने मन में बोला सच में यह एक मैजिकल सोर्ड है जो अपना मास्टर खुद चुनती है। इसके पिछले मास्टर भी जरूर काफी स्किल्ड रहे होंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि लेवितान के पिछले मास्टर्स की मेमोरी नोवा के अंदर समा चुकी है और उनकी मेमोरीज की वजह से नोवा अब एक सोर्ड मास्टर बन चुका है। दूसरी तरफ डैमियन मैजेस्टी के सामने झुकते हुए बताना शुरू करते हैं मैं दिल से माफी चाहता हूँ, उनकी पावर और स्पीड सच में एक बच्चे जैसी
जैसी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ टेक्निक का इस्तेमाल करके मुझे निहत्था कर दिया। और प्रिंस के पास पहले से ही एक मास्टर जैसे स्वॉर्डमैनशिप स्किल है और उन्हें सिखाने की कोशिश करना मेरी तरफ से गुस्ताखी होगी। साथ ही साथ मैं बुरी तरह से हार गया हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मैजेस्टी कहते कि तो ऐसा है, मैं समझ गया। फिर वो जोर जोर से हंसने लगे। साथ ही साथ वो नोआ को बताते हैं, बहुत बढ़िया, तुम सच में कमाल के हो नोआ। मुझे पता है कि मैं तुम्हें इस साल के नाइट सिलेक्शन एग्जाम में हेड जज बनाऊंगा। इस काम के लिए तुमसे बेहतर और कोई नहीं है। तुम क्या कहती हो नोआ? उनकी ऐसी बातों को सुनकर नोआ मैजेस्टी के सामने झुकते हुए काफी खुश होने के साथ कहता है कि मैं समझ गया, मैं इस काम को जरूर पूरा करूंगा। और इसके आगे की बात हमें एक लड़की से पता चलती है। नाइट सिलेक्शन एग्जाम एक एनुअल इवेंट है जिसमें पूरे किंगडम के कोने कोने से पार्टिसिपेट हिस्सा लेते हैं। और इस किंगडम के लिए जो वॉरियर्स की कंट्री है और अपनी आर्मी को बहुत महत्व देती है। कहा जाता है कि वॉरियर्स का रास्ता ही काबिलियत के दम पर सफलता पाने का एकमात्र रास्ता है। एग्जाम में जो फाइटर अपने रीजनल शुरुआती मुकाबले जीतते हैं वे अपनी आखिरी लड़ाइयों के लिए कैपिटल में मिलते हैं। यहाँ तक कि जो जीतता है उसे नाइट का टाइटल मिलता है और वह इमीडिएटली सोसाइटी के अपर रैंक में शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ नोआ का कहना है, एक नाइट का पहला काम हेड जज का सबॉर्डिनेट बनना होता है। अगर मेरी सर्विस में एक टैलेंटेड नाइट हो तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। जो सुनकर मैजेस्टी कहते हैं, तो मैं तुमसे पूछता हूँ नोआ, इस इवेंट को जज कैसे करेंगे? उनकी इस बात पर डैमियन बताता है कि ये तो राउंड रॉबिन या एलिमिनेशन ही है। पहली चीज है जो हेड जज को तय करनी होगी। ये बात सुनकर नोआ कहता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं रीजनल शुरुआती राउंड को खत्म करना चाहता हूँ और सारी जजिंग ही कैपिटल में अपनी आंखों के सामने करवाना चाहता हूँ। तभी मैजेस्टी इसका रीजन पूछते हैं, जिस पर नोआ बताने लगा, एम्पायर बहुत बड़ा है और मैं हर एरिया के सभी प्रीलिमिनरीज बातों पर नजर नहीं रख सकता। इसी वजह से मैं नहीं चाहूंगा किसी भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को मनमाने कारणों से बाहर किया जाए, इसलिए मैं किसी भी टैलेंट को नजरअंदाज नहीं करना चाहता। अब ये सुनकर मैजेस्टी भी हंसते हुए कहने लगे, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। जो सुनने के बाद नोआ काफी ज्यादा खुश हो गया। तभी यहाँ सीन कट होकर नोआ के कैसल की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो जोई से सवाल करता है, क्या तुम्हारे विलेज में कोई नाइट सिलेक्शन एग्जाम में हिस्सा लेने वाला है? जिस बात पर एग्री करते हुए जोई बताती कि हाँ, वह जो हमारे विलेज की लोन गेटवे टू ग्लोरी का रास्ता है और वह इकलौता बच्चा जिसे हमारा विलेज हर साल एग्जाम देने के लिए भेजता है। उसकी इस बात पर नोआ कहता कि मैं देख रहा हूँ कि मैंने इस साल के रीजनल प्रीलिमिनरी मुकाबले को खत्म कर दिया है, इसलिए अगर वह चाहे तो और भी भेज सकते हैं। पर जोई उसको ढंग से जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए नोआ इसका रीजन पूछता है, जिस बात पर जोई बताती कि मैं आपसे माफी चाहती हूँ और कोई बात नहीं है। जो सुनने के बाद नोआ बोलता है कि मैं गुस्से में नहीं हूँ या और कुछ नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम क्या सोच रही थी, मुझे बताओ। अब ये सुनकर जोई बताना शुरू करती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे विलेज से सिर्फ एक ही चैलेंजर इसलिए भेजा जाता है क्योंकि हम ट्रैवल और रहने का खर्च नहीं उठा सकते और कैपिटल में हर चीज महंगी है, इसलिए एक को भेजने के लिए हम सभी को मिलकर चंदा देना पड़ता है। साथ ही साथ उसे एक पर पूरे विलेज की उम्मीदों का बोझ आ जाता है, इसलिए वे सब इस बारे में काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नोआ का कहना है, ठीक है, मैं उसे भी हटा दूंगा और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों में से सिलेक्ट करना चाहता हूँ। इसी वजह से ऐसे रीजन से किसी टैलेंटेड पर्सन को नजरअंदाज कर देना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं ट्रैवल और रहने का सारा खर्च उठाऊंगा। नोआ की बातों को सुनकर जोई बताते कि इससे हमारे विलेज के सब लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन क्या इससे काफी ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा? तभी नोआ बोला कि इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल शुरू से अरेंज करना होगा। फिर वो डियालान को बुलाने लगा था। उसके वहाँ पर आते के साथ ही नोआ कहने लगा, पता लगाओ कि कैपिटल में कितने खाली घर हैं और उन सबको खरीद लो। अगर ये काफी है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो हम एक तरह का डोरमेट्री बनाएंगे, जिसके लिए डियालान तैयार हो गया था। दूसरी तरफ नोआ बताना शुरू करता है, और फिर खाने पीने का मामला है, इसलिए हमारे जिन भी मर्चेंट से जान पहचान है उन सभी से बात करो और मैं भी टाउन जाऊंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जोई के चेहरे पर हम एक प्यारी सी स्माइल देख पाते हैं। फिर हम बाहर की तरफ आते हैं, जहाँ पर एक बंदा बता रहा था, बस ये मेरा अनुमान है, जबकि नोआ एक पर्चा देखते हुए कह रहा था, ये सही नहीं हो सकता, हम एग्जाम के दौरान खाने की बात कर रहे हैं, इससे तुमको काफी ज्यादा कमी होगी। जिस बात पर एग्री करते हुए बायरन कहता कि हाँ, लेकिन ये 13th प्रिंस की तरफ से खुद एक रिक्वेस्ट है, इसलिए मैं आपको मना नहीं कर सकता। जो सुनकर नोआ कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मर्चेंट दया की वजह से पैसा नहीं देते, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ये बात सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, जबकि बायरन बताना शुरू करता है, यह सोचकर हैरानी होती है कि तुम्हारी एज का एक लड़का और वह एक नोबल दुनिया को इतनी अच्छी तरह से समझता है। जिस पर नोआ का कहना है, ये कुछ ऐसा है जैसे पैसों को फिजूल खर्ची से खर्च करना मेरे काम का ही एक हिस्सा है। जिस बात का जवाब देते हुए बायरन बताता है कि तुम मुझे कभी भी अमेज नहीं कर सकोगे। उसकी इस बात पर नोआ पूछता कि बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? जिस पर वो बताने लगा, पैलेस में एम्प्लॉयमेंट के लिए एक एग्जाम होता है जो लगभग नाइट सिलेक्शन एग्जाम जितना ही बड़ा होता है, और मैं उम्मीद कर रहा था
कि तुमको पता होगा कि किस तरह के लोगों को काम पर रखा जाता है। जिसका जवाब देते हुए नोआ बताता है तो तुम एक लड़की को पैलेस में डालना चाहती हो। मैं समझ गया, अगर उसे पैलेस में किसी का सपोर्ट मिल जाए तो उसे कोई भी नई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी, और अगर उसे कंसोर्ट के तौर पर एम्परर के साथ रात बिताने का हुक्म दिया जाए तो फायदा काफी ज्यादा होगा। नोआ की ऐसी खतरनाक बातों को सुनकर बायरन काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है, बेशक इसका उससे कोई लेना देना नहीं है जो आपने मुझसे पूछा है, और मैंने पहले ही अपने ग्रेटिट्यूड का टोकन आपके पैलेस में भिजवा दिया है। अबे सुनकर नोआ अपने मन में कहा, एडवांस में पेमेंट है ना, बहुत बढ़िया। फिर वो उससे कहता है, पर एक शर्त है, अगर वह लड़की मुझे पसंद आई तो मैं उसके लिए अच्छी बात कहूंगा। अब ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था, पर नोआ बताता है कि लेकिन वह लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसे मैं दिल से पसंद करता हूँ। इस पे बायरन काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहा, बेशक मैं एक ऐसी लड़की को सिलेक्ट करूंगा जो आपके स्टैंडर्ड पर खड़ी उतरे। फिर वो सिंडी एलन को इशारा करने के बाद नोआ के सामने झुकते हुए कहता है, आपकी काइंडनेस और गहरी समझ मेरे जैसे इंसान के लिए आपको बाकी सबसे ऊपर ले जाती है। प्लीज मुझे अपने स्टोर के साइन पर थर्टीन प्रिंस के घर का सिंबल लगाने की इजाजत दें। अब ये सुनकर नोआ सवाल करता है, क्या तुम अपनी पूरी लाइफ मेरी सेवा में समर्पित करोगे? इस पे वो बंदा पूरी तरह से तैयार था। जो सब सुनने के बाद नोआ का कहना है, जान लो कि मैं विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर नोआ कैरेज से कहीं जा रहा होता है। साथ ही साथ वो अपने मन में कहता कि बायरन को अपने सबऑर्डिनेट के तौर पर एक्सेप्ट करने से मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया है। अगर मैं इसी तरह जारी रखूं तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूं। बाहर की तरफ बारिश शुरू हो चुकी थी, जबकि नोआ अपने स्टैट्स को देखते हुए हैरान होने के साथ कहता है, वाटर पर एसएस क्या अल्मेरिया में कुछ हुआ है? जोई, मैं एम्परर से मिलने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे पैलेस की तरफ ले चलो। जल्दी करो, तुमको ही ड्राइव करना होगा। इसके बाद यहाँ से एम्परर के कैसल की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो बता रहे थे अल्मेरिया में कोई बदलाव हुआ है। इस पे नोआ पूरी तरह से एग्री था, पर एम्परर पूछते हैं कि तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? जो सुनने के बाद नोआ काफी ज्यादा हैरान हो गया था। साथ ही वो कहता है, तो आपको इसके बारे में पहले से ही पता है। लेकिन एम्परर मना करते हुए बोले, मैंने बस साइन पर ध्यान दिया। जो सुनने के बाद नोआ कह रहा था, तो जिन साइन की ओर इशारा किया गया था वह सच में हो गया है। उसी वक्त वहाँ पर एक पर्सन आते के साथ मैजेस्टी के कान में कुछ कहने के बाद वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद मैजेस्टी कहने लगे, शानदार नोआ, अल्मेरिया में एक विद्रोह हुआ है। तुमको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा है? दूसरी तरफ नोआ अपने मन में सोच रहा था, यह देखते हुए कि मेरा एसएस अभी एस पर आ गया है, ऐसा लग सकता है कि यह आधा हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह कई रैंक में से सिर्फ एक रैंक नीचे आ गया है। जो सब सोचने के बाद वो उनसे कहा, मुझे लगता है कि फिलहाल ये स्मॉल स्केल पर है। ये बात सुनकर मैजेस्टी कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, रिपोर्ट में 5000 रेबल्स की पहचान की गई है, उनकी गिनती कम है और यह तुम्हारे इलाके में है। नोआ, क्या तुम्हारा इसे खुद खत्म करने का कोई इरादा है? जिस बात का जवाब देते हुए नोआ बताता है कि अनफॉर्चुनेटली से मुझे डर है कि यह नामुमकिन है। मैं अभी यंग हूँ और बैटल के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि सोल्जर मेरी बात मानेंगे या नहीं। अगर हमें इसे काबू करने के लिए किसी प्रिंस को भेजना है तो मुझे लगता है कि वह मेरे बड़े भाइयों में से कोई होना चाहिए। जो सुनने के बाद मैजेस्टी बोलते कि यह वह जवाब नहीं था जिसकी मैंने उम्मीद की थी। मना करने से पहले तुमने हालात को काफी अच्छे से ऑब्जेक्टिव तरीके से देखा। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा और दूसरा चुनूंगा। क्या तुम किसी की सलाह दोगे? तभी नोआ उन्हें बता देता है कि प्रिंस में से मेरा मानना है कि हेनरी सबसे अच्छा चॉइस होगा। पर इस पे मैजेस्टी इसका रीजन पूछते हैं, जिस पर नोआ बताने लगा, इतनी कम गिनती होने पर ऑर्थोडॉक्स तरीका यह है कि उन्हें सीधे दबा दिया जाए। मेरे भाइयों में सबसे समझदार होने के नाते मुझे लगता है कि हेनरी ये काम कर सकता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मैजेस्टी उसकी बातों से काफी इंप्रेस हो चुके थे। साथ ही वो कहने लगे, बहुत बढ़िया चॉइस, अब हेनरी को मेरे पास लेके आओ। फिर हम इसके कुछ देर बाद बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर उनका कैरेज वापस अल्मेरिया की तरफ जाने लगा। करवा के अंदर की तरफ हेनरी नोआ से सवाल करता है, क्या तुम पक्का जानते हो ये तुम्हारा मौका हो सकता था, और ये किंगडम वॉरियर का नेशन है। साथ ही साथ बैटल में एक ग्रेट अचीवमेंट बाद में तुम्हारे काम आ सकती है। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए नोआ बताता है कि मैं इतना नॉलेजेबल इंसान नहीं हूँ कि अचानक डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हो जाऊँ। अगर मैं बच भी जाता तो भी कई सारे सोल्जर बेकार में मारे जाते। इस पे हेनरी बताने लगा था, हमेशा की तरह काम और कलेक्टेड मैं देख रहा हूँ। तभी अचानक से उसकी सोड रिएक्ट करने लगी, जिसका एहसास होते ही नोआ काफी ज्यादा घबराने के साथ ड्राइवर से कहता है, कैरेज को यहीं पर रोक दो। जो सुनकर ड्राइवर तुरंत कैरेज को वहीं पर रोक देता है। जो देखकर हेनरी पूछने लगा, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर नोआ बताने लगा, लेविथान ने उन पर रिएक्ट किया, वह मेरे पीछे पड़े हैं, मैं अपने भाइयों को इसमें शामिल नहीं कर सकता। जो कहने के बाद वो तुरंत कैरेज से छलांग लगा चुका, पर उसके छलांग लगाने की वजह से वहाँ की मशालें अपने आप बुझने लगी। यहाँ तक कि वहाँ पर अचानक से काफी ज्यादा फॉर्मेशन अपेयर होने के साथ ही नोआ को उसमें ट्रैप कर लेती हैं। जो देखकर हेनरी और जोई उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर काफी सारे रेबल नोआ का खात्मा करने के लिए आ चुके थे। दूसरी तरफ नोआ अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने के साथ उनके अटैक को नाकाम कर देता है। जो देखकर वो रेबल्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि नोआ बता रहा होता है वाटर यूजर वे अल्मेरिया के रेबल्स हैं। साथ ही साथ एक रेबल ने नोआ पर हमला कर दिया था। जो देखकर नोआ अपने सोर्ड का इस्तेमाल करने के साथ उसको एक ही बारी में जान से मार देता है। उसका खात्मा करने के बाद नोआ अकेले ही उन रेबल्स के साथ अकेले ही फाइट करना शुरू कर दिया था, और
वो एक एक करके सबको एक ही बारे में निपटा देता है। जो सब करने के बाद जोई उसकी तरफ आते हुए कहने लगी, क्या तुम ठीक हो? जबकि हेनरी सामने की तरफ आते हुए कह रहा था, हे भगवान, जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा है इन कुछ दिनों में तुम और भी ज्यादा स्ट्रोंग हो गई हो। और मैंने सुना था कि रेबल्स आर्मी घुड़सवारों पर आधारित थी, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास ऐसे लोग भी थे, पर काश हम उनसे पूछताछ कर पाते। जिसके जवाब पर नोआ बोला, मैंने उन्हें नहीं मारा और उन्हें नीचे गिराने के बाद मैंने लेविथान की थ्रेड का इस्तेमाल करके उन्हें बेहोश कर दिया, लेकिन ऐसे लोग खुद को मार सकते हैं। उन सबको अच्छे से चेक करने के बाद हेनरी कहने लगा, तुम सही कह रहे हो, वे अभी भी सांस ले रहे हैं। जो सुनने के बाद नोआ बताता कि मैं तुम्हें उन्हें संभालने दूंगा। इससे भी जरूरी बात, क्या तुमने पहले घुड़सवारों का जिक्र किया था? यहाँ तक कि अल्मेरिया के पास बैटल के लिए घोड़े की अच्छी सप्लाई नहीं है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर नोआ ने बायरन को अपने कैसल में बुला लिया था। साथ ही वो उससे कहने लगा था, तुम अल्मेरिया के आसपास के इलाके में बिजनेस करते हो, है ना? अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो समझ लेना कि तुम्हारी मौत पक्की है और अल्मेरिया में विद्रोह हो गया है। साथ ही साथ मुझे बताया गया है कि घुड़सवार सोल्जर उनकी आर्मी का मेन हिस्सा थे और यहाँ 10,000 सोल्जर है। यहाँ तक कि मैनर में जितना भी घोड़ों का चारा है उसे तुरंत खरीद लो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर बायरन का कहना है, तुरंत क्या? मुझे स्टैंडर्ड राशन भी लेना चाहिए अगर आप मुझे ये काम सौंपोगे। और वो आगे कुछ भी कह पाता तभी नोआ बोल पड़ता है, हमें उनकी जरूरत नहीं है और अल्मेरिया में वार के घोड़े नहीं पाले जाते। मेरे भाई हेनरी के अनुसार रेबल्स के घोड़े कहीं और खरीदे गए थे, इसलिए वह सिटीजन से ज्यादा घोड़ों का चारा नहीं चुरा सकते थे। ये बात सुनकर बायरन कहता है कि अगर हम उन सैनिकों का राशन छीन ले तो वह लूटपाट शुरू कर देंगे। ये तो काफी शानदार आइडिया है, मैं इसको अभी शुरू करता हूँ। जो कहने के बाद वो वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद नोआ अपने मन में कहा, इससे मेरे भाई के लिए लड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है।